Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we are going to discuss about management of the third stage of labor. अगले वीडियो में हमने मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर देखा था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड स्टेज मैनेजमेंट. सो थर्ड स्टेज जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है लेबर का. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज बहुत ही इजीली फिनिश हुआ हो, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो, लेकिन सडनली थर्ड स्टेज में डिस्ट्रोरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं. इसके जो मेन प्रिंसिपल्स है थर्ड स्टेज में वो ये है कि टू एंश्योर स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड टू फॉलो द मैनेजमेंट गाइडलाइन स्ट्रिक्टली इन प्रैक्टिस टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड द क्रिटिकल बीइंग पोस्टमार्टम हेमोरेज. सो मेन जो कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज की वो है पोस्टमार्टम हेमोरेज एंड वो बहुत ही क्रिटिकल होती है. इसलिए स्पेशली वो पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए स्ट्रिक्ट विजिलेंस और गाइडलाइन फॉलो की जाती है. तो इसमें मेन जो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें दो मेथड्स है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट, जो अभी आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मॉडर्न एरा में प्रेफर्ड है. तो इन दोनों मेथड्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या किया जाता है इनमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल मेथड. इसमें प्लेसेंटल सेपरेशन और उसका जो डिसेंट है वेजाइना में वो स्पॉन्टेनियसली नेचुरली अलाउ किया जाता है. इसमें कोई भी तरीके का मेजर असिस्टेंस और ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं दिया जाता. ओनली अगर जरूरत है तो ही प्लेसेंटल एक्सपल्शन में इंटरफेरेंस या मेडिकेशंस या कोई भी इन्वेजन जो है वो यूज किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है, कांस्टेंट वॉच जो है वो मैंडेटरी है. पेशेंट अकेला नहीं होना चाहिए एंड जो प्लेसेंटल सेपरेशन के फीचर्स है वो असेस किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं, और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस भी असेस और नोट किया जाता है कि कितना है, कम है, ज्यादा है या पीपीएच जैसा है और सो ऑन. एंड द हैंड इज प्लेस्ड ओवर द फंडस to recognize the signs of separation of placenta, to note the state of uterine activity like contraction and relaxation, and to detect rare cupping of fundus and which is early evidence of inversion of the uterus. So main जो complications हो सकते हैं थर्ड स्टेज में उसे असेस करने के लिए फंडस के ऊपर हैंड रखा जाता है. तो जो भी हम लोगों ने अगले वीडियोस में देखा है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्लिनिकल कोर्स या तो इवेंट्स में कि सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के कुछ साइंस होते हैं वो असेस किए जाते हैं. देन यूटेराइन एक्टिविटी जो है उसमें कॉन्ट्रेक्शन है या रिलैक्सेशन है वो असेस किया जाता है. और कपिंग ऑफ फंडस यानी कि फंडस में अगर डिप्रेशन या कपिंग हो रहा है, कप जैसा फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब यूटेरस इन्वर्स हो रहा है. इन्वर्जन एक अलग कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे. देन the placenta is separated within minutes following birth of baby. A watchful expectancy can be extended up to 15 to 20 minutes. So generally placenta जो है वो 2 या 3 मिनट में सेपरेट हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर सेपरेट नहीं हो रही है तो आप 15 to 20 मिनट तक कुछ भी किए बिना वेट कर सकते हो. देन एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा में जब फीचर्स दिखाई दे सेपरेशन के और इट्स डिसेंट इनटू द लोअर सेगमेंट अगर वो कंफर्म है, देन हम पेशेंट को बेयर डाउन इफेक्ट डालने के लिए बोलते हैं, बेयर डाउन करने के लिए बोलते हैं. और साइमल्टेनियसली हार्डनिंग ऑफ यूट्रस भी हम चेक करते हैं. देन अगर हार्डनिंग नहीं है देन यूजुअली वी सपोर्ट थ्रू रबिंग द फंडस और through triggering the fundus by rubbing your fingers or hand or palmar aspect through clockwise or anti-clockwise position. Then the raised intra-abdominal pressure is often adequate to expel the placenta. If patient fails to expel, one can wait safely for up to 10 minutes if there is no bleeding. So अगर कोई complication नहीं है, vital stable है, bleeding नहीं है, फिर भी अगर placenta expel नहीं हो रही है तो आप wait कर सकते हो up to 10 minutes. As soon as placenta passes through introitus, it is grasped by hands and twisted round and round with gentle traction so that the membranes are stripped intact. यानी कि जब प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाती है या इंट्रोइटस के पास दिखाई दे तब उसे ग्रेस्प करके राउंड एंड राउंड मूवमेंट की जाती है ताकि जो मेम्ब्रेन्स है वो भी इंटैक्ट रहे और ब्रेकेज ना हो जाए. If the membranes are threatened or to tear,
they are caught or they are held by sponge holding forceps and similar twisting movement and the rest of the membranes are delivered. अगर ऐसा लगे कि मेम्ब्रेन टूट सकती है, अगर फ्रेजाइल है, तो आप उसे स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स से भी होल्ड करके धीरे धीरे करके राउंड मूवमेंट देके एक्सपेल करा सकते हो. If the spontaneous expulsion fails, any of following method we can apply for removal. Like first one in assisted expulsion is controlled cord traction. So in this picture you can see the method, so we'll understand how it is being performed. So the palmar aspect of the finger of left hand is placed above the symphysis pubis. So here in this picture, this particular portion is a part of symphysis pubis. You can place your fingers up at this area and approximately at the junction of upper and lower uterine segment. तो ये जो जंक्शन है वो अपर एंड लोअर यूट्राइन का सेगमेंट है. तो यहाँ पे इस हैंड की पामर एस्पेक्ट जो है वो प्लेस की जाती है, रखी जाती है. Then the body of the uterus is pushed upward and backward towards the umbilicus. So यहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन है ये upward and backward towards umbilicus जो है मदर की, उस डायरेक्शन में उसे पुश किया जाता है फंडस को. At the same time, by right hand, steady tension is given downward and backward, holding the clamp until the placenta come outside the introitus. उसी वक्त क्या किया जाता है, दूसरे हाथ से ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसे होल्ड करके स्टेडी टेंशन दिया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब जब तक प्लेसेंटा डिलीवर ना हो जाए या इंट्रोइटस के बाहर ना दिखाई देने लगे तब तक. और ये टेंशन बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, इतना विगरस या इतना फास्ट नहीं होना चाहिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड ब्रेक हो जाए. It is thus more of a uterine elevation that facilitate the expulsion of the placenta. The procedure will be adopted only when uterus is stiff and contracted. तो ये जो प्रोसीजर है, जब कॉन्ट्रेक्शन है अगर यूट्रस में तो ही आप अडॉप्ट कर सकते हो. अगर कॉन्ट्रेक्शंस नहीं है then you cannot adopt this procedure. नेक्स्ट मेथड है असिस्टेड एक्सपल्शन की, वो है फंडल प्रेशर. सो इसमें क्या किया जाता है, द फंडस इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड आफ्टर प्लेसिंग 4 फिंगर बिहाइंड द फंडस एंड द थंब इन फ्रंट यूजिंग यूट्रस एज अ पिस्टन. यानी कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन का हाथ है उसके जो 4 फिंगर्स है वो यूट्रस के बैक साइड में है टुवर्ड्स द स्पाइन, यू कैन सी हियर, एंड जो थंब है वो एंटीरियर साइड पे है और इस तरीके से यूट्रस को होल्ड किया जाता है. देन प्रेशर मस्ट बी गिवन ओनली व्हेन यूट्रस बिकम हार्ड. तो इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है, जब यूट्रस हार्ड है, कॉन्ट्रेक्शन है, उस टाइम पे ही आपको प्रेशर देना है. द प्रेशर विल बी विथड्रॉन व्हेन प्लेसेंटा पासेस थ्रू इंट्रोइटस. और जब भी आपको दिखाई दे थ्रू इंट्रोइटस कि प्लेसेंटा पास हो रही है तब ये प्रेशर विथड्रॉ कर लेना है. अगर कुछ पर्टिकुलर केसेस में जहाँ पे बेबी मैसरेटेड है, डेथ है, प्रीमेच्योर है, तो ऐसे केसेस में आप कॉर्ड ट्रैक्शन नहीं दे सकते, जो पहली मेथड थी हमने जस्ट अभी देखी. उस ऐसे केसेस में आप ये मेथड अच्छे से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉर्ड को टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इसमें कॉर्ड को कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है. तो ऐसे केसेस में ये फंडल प्रेशर की मेथड आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो. तो cord may be accidentally torn which is not likely to cause any problem. So ऐसे भी केसेस जिसमें अगर cord टूट जाती है या मान लो कि किसी मिस्टेक की वजह से या उसकी फ्रेजिलिटी कम होने की वजह से अगर टूट जाती है, तो स्टेराइल ग्लोव्ड हैंड जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनटू द यूट्रस एंड प्लेसेंटा ग्रास्प की जाती है और फिर एक्सट्रैक्ट की जाती है. अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है तो, अगर सेपरेशन ही नहीं हुआ है तो आपको ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थेशिया करनी पड़ती है. देन ये प्लेसेंटा सेक्रेट या एक्सपेल हो जाने के बाद यूटेरस इज मसाज्ड टू मेक इट हार्ड विच फैसिलिटेट द एक्सपल्शन ऑफ रिटेन क्लॉट्स इफ एनी. अगर प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद कुछ क्लॉट्स वगैरह रह गए हैं तो उसे भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्लॉट्स अंदर ही रह जाते हैं तो यूटेराइन इन्वोल्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है. Then injection of oxytocin 5 to 10 unit intravenously slowly और IM दिया जाता है और intramuscularly methargin 0.2 mg भी दिया जाता है.
उसके बाद प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन किया जाता है, कॉर्ड का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके लिए प्लेसेंटा को ट्रे में रख के पूरा वॉश किया जाता है रनिंग टैप वाटर में, और पूरा ब्लड क्लॉट सब कुछ रिमूव करके फिर केयरफुली उसको ऑब्जर्व किया जाता है कंप्लीटनेस को देखने के लिए कि वो कंप्लीट है या नहीं, कोई एनामली है या नहीं। देन मैटरनल सरफेस जो है वो ग्रेस डेसिडुआ से कवर होती है, जो यूजुअली स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसालिस है। नॉर्मली the cotyledons are placed in close approximation and in any gap indicates missing of cotyledon, यानी कि दो cotyledon के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, मोर देन एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब कि कोई cotyledon या cotyledon का कोई पार्ट मिसिंग है। देन मेम्ब्रेन्स जो है कोरियन एंड एमनियन आर टू बी स्क्रूटिनाइज्ड फॉर कंप्लीटनेस and presence of abnormal vessels indicative of subcentuate lobe. So subcentuate lobe जो है वो प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मलिटी है। अगर मेम्ब्रेन्स के अंदर कोई एबनॉर्मल वेजल्स है तो उसका मतलब कि ये प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। देन द एमनियन जो है वो शाइनी होता है और कोरियन जो है वो सैगी होता है। द कट एंड ऑफ कॉर्ड जो है वो भी बाद में इंस्पेक्ट किया जाता है टू सी नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स, यूजुअली 3 होती है, उसमें 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती है। देन वल्वा, वेजाइना, पेरिनियम चेक किया जाता है, कुछ इंजुरी है या नहीं, अगर है तो उसे रिपेयर की जाती है, अगर एपिजियोटोमी ली गई है और तो उससे उस वुंड को सुचर किया जाता है। देन वल्वा एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स जो होते हैं उसे क्लीन किया जाता है कॉटन स्वेर जो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डीप किया हुआ होता है। एंड स्टेराइल पैड जो है वो वल्वा और पर्टिकुलर पेरिनियल पोर्शन में रख के फिर वेट पेशेंट को आप शिफ्ट कर सकते हो आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ 4th स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज अबाउट एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। ये अभी मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है। इसमें द अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो मेन ये है कि टू एक्साइट पावरफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विद इन 1 मिनट ऑफ बेबी डिलीवरी एज पर WHO बाय गिविंग पेरेंट्रल ऑक्सीटोसिन। इससे क्या फायदा होता है, तो इट फैसिलिटेट अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड produces effective uterine contraction following its break. इसके और एडवांटेजेस है, it minimizes the blood loss in the 3rd stage by approximately 1/5। जो आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हो उसके कंपेरिजन में 1/5 ब्लड लॉस आप प्रिवेंट कर सकते हो। एंड टू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ 3rd स्टेज टू इट्स हाफ, यानी कि जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में 10 मिनट में फिनिश हो रहा है तो इसमें आप 5 मिनट में 3rd स्टेज फिनिश कर सकते हो। तो ओनली डिसएडवांटेज इसमें ये है कि कई बार ओवरडोज या ओवर ऑक्सीटोसिक इफेक्ट की वजह से रिटेन प्लेसेंटा जैसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं और उसकी वजह से मैन्युअल रिमूवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऑफ कोर्स कई बार एक्सीडेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ट्विन डिलीवरी में, यानी कि जब ट्विन प्रेगनेंसी हो तो, और स्पेशली जब अनडायग्नोस्ड ट्विन्स हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद अगर आप AMTSL कर रहे हो तो सेकेंड बेबी को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे श्योरली ट्विन प्रेगनेंसी को परफेक्टली डायग्नोज किया जाता है और उसमें इसका यूज जो है, ये जो AMTSL है उसे अवॉइड किया जाता है। इसमें क्या प्रोसीजर की जाती है, कैसे किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM और मेथार्जिन 0.2 mg IM जो है वो फर्स्ट मिनट में ही दिया जाता है बेबी डिलीवरी के बाद। देन द प्लेसेंटा इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सून फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। इतना करने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुरंत ही पीछे पीछे प्लेसेंटा डिलीवर हो जानी चाहिए। अगर डिलीवरी नहीं होती है देन कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन देके, जो फर्स्ट मेथड हमने देखी थी मैन्युअल एक्सपल्शन की, वो मेथड फॉलो की जाती है आफ्टर क्लैंपिंग द कॉर्ड। एंड ऐसे टाइम पे यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए। इफ ये अटेम्प्ट भी फेल होता है देन दूसरा अटेम्प्ट किया जाता है 2 या 3 मिनट के बाद। अगर 2 या 3 मिनट के बाद वाला अटेम्प्ट जो है वो भी फेल होता है देन आफ्टर 10 मिनट तीसरा अटेम्प्ट दिया जाता है। अगर तीसरा अटेम्प्ट भी फेल होता है तो फिर मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा किया जाता है। So oxytocin may be given with the head crowning with delivery of baby's anterior shoulder
और आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। ये 3 मोमेंट पे आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हो। फर्स्ट वन इज हेड क्राउनिंग, सेकंड वन इज डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर एंड थर्ड टाइमिंग इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज मिसटाइम्ड, यानी कि आप चूक जाते हो इस टाइम को, खास करके जब लेबर रूम बहुत बिजी होता है, एक साथ 2-3 या मल्टीपल डिलीवरीज हो रही हो, तब ऐसा होता है। तब पैनिक नहीं होना चाहिए और ऐसे टाइम पे जो नॉर्मल, जो कन्वेंशनल एक्सपेक्टेंसी वाला जो मैनेजमेंट है, जो फर्स्ट हमने देखा, वैसे उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर इफ इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन प्रॉपर टाइम एंड फॉलोड बाय रैपिड डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा टू बी इफेक्टिव, then thus it may be an ideal procedure while delivering in equipped surrounding and attendant converses with the management. Even if it cannot extend routinely in all cases, it is undoubtedly of value of cases likely to develop postpartum hemorrhage. Like क्या होता है कि अगर आप रेगुलर केसेस में ये मेथड फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसे केसेस है कि जिसमें पोस्टपार्टम हेमरेज होने के पूरे चांसेस है, तो ऐसे केस में आपको ये यूज करना चाहिए, जैसे कि वेजाइनल डिलीवरी अंडर एनेस्थेशिया, एनीमिया, हाइड्रोमियास, ट्विन, ग्रैंड मल्टीपेरा और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच। देन एक्टिव मैनेजमेंट में मेथार्जिन यूज जो है वो कंपलसरी है या मस्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे है कि जिसमें आप ये नहीं कर सकते, जैसे कि कार्डियक पेशेंट, क्योंकि उसमें कार्डियक ओवरलोड बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं, और सीवियर प्री एक्लैम्पशिया, क्योंकि उसमें एग्रीवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है। सो thank you so much for listening. You can subscribe the channel, you can click the bell icon, and you can share amongst your friends.